हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम YN कृष्णा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय आप की जो स्टडी है वो ऑनलाइन मोड में चल रही है, तो उसी क्रम में हमने आपके लिए ये सोचा है कि जो ऑनलाइन बच्चे गांव में रहते हैं, जो बच्चे को नेटवर्क प्रॉब्लम है या डाटा की प्रॉब्लम होती है, वो अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए जो है मैंने ये सोचा है कि मैं YouTube पर भी क्लास 10th की मैथ का जो कंसेप्ट वाइज जो होगा डेली कोशिश करूंगा कि एक वीडियो आपके लिए मैं इस पर डालता रहूं YouTube चैनल के माध्यम से, जिससे बच्चे क्या होगा कि वहां पर उसको डाउनलोड करके या बाद में कहीं जाकर के उसको कभी भी देख लेंगे। मान लीजिए आज मैं पढ़ा रहा हूं ऑनलाइन, मान लीजिए नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, तो बाद में तो कम से कम जब भी मौका मिलेगा तो उसको अटेंड कर सकते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम आपको अप्रैल से ही स्टार्ट कर चुका हूं क्लास 10th का सिलेबस पढ़ाना, जिसमें से मैंने एक चैप्टर आपको जो आपके सिलेबस में, वो चाहे यूपी बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो या किसी भी बोर्ड के जो क्लास 10th के बच्चे हैं, किसी भी स्टेट बोर्ड के, तो उनके लिए एक क्लास 10th में सिलेबस है NCERT के सिलेबस के अकॉर्डिंग। पॉलिनॉमियल एक चैप्टर है जो कि आपका चैप्टर 2 है NCERT में, उसको मैंने ऑनलाइन पूरा कंप्लीट कर दिया है। और अब जब उसको मैं पढ़ा रहा था लाइव ऑनलाइन क्लास, तो बच्चों को कुछ समस्या हो रही थी, इसलिए मैंने अब जो वो चैप्टर तो पढ़ा दिया है पॉलिनॉमियल। मान लीजिए जो उन बच्चों को दिक्कत होती है या बाद में कोई प्रॉब्लम होगी, तो अभी बहुत समय है, इसके लिए वो बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, तो उसका अलग से मैं एक वीडियो जो है पॉलिनॉमियल चैप्टर को भी 1-2 वीडियो में कवर कर लूंगा, कोशिश करूंगा कि बना के अपलोड कर दूं। लेकिन इसके बाद जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके लिए आप कंटिन्यू पढ़िए, उस पर कोई दिक्कत हो तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम कोशिश करेंगे कि उस समस्या को हम दूर कर सकें आपके लिए। अब जो हमें आज मतलब जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो आपका फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का, जो कि 9th क्लास में आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। उसी नंबर सिस्टम के अंदर कंटिन्यू में क्लास 10th में आप आते हैं तो रियल नंबर पढ़ते हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि हमने आपके लिए, अगर आप इस चैनल पर देखेंगे तो एक वीडियो जो है मैंने इक्वलाइड लेमा के लिए अपलोड किया है, उसको आप देख लेंगे तो वहां से क्लियर हो जाएगा। नहीं तो मतलब ओरल में आज बता दूंगा कि हाँ क्या चीज है कैसे। तो जो आपका चैप्टर पहला है वो है रियल नंबर। अब रियल नंबर के बारे में जानने के लिए आपने क्लास 9th में नंबर सिस्टम चैप्टर रहा है मैथ में पहला, उसमें आपको रियल नंबर का थोड़ा सा मतलब इंट्रो दिया गया था, वहां पढ़ाया गया है। तो रियल नंबर होता क्या है, जनरली आपको ये पता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ या सेट ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर जो होता है वही रियल नंबर होता है, इतनी बात आप जानते हैं। रेशनल नंबर को क्लास 9th में अच्छे से पढ़ाया गया है, उसके सारे ऑपरेशंस, हाउ यू राइट नंबर लाइन एंड इट्स डेसिमल एक्सपेंशन, वो सारी चीजें आप क्लास 9th में पढ़े हुए हैं। यहाँ पर क्या किया गया है, उसी के आगे मतलब उसी रेशनल नंबर के आगे जो है रियल नंबर जब हम पढ़ते हैं तो उसी में कुछ डिवीजन से रिलेटेड थ्योरम्स हैं, स्टेटमेंट है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो चैप्टर फर्स्ट का, क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट का जो रियल नंबर है उसमें का एक टॉपिक है इक्वलाइड डिवीजन लेमा। तो उस इक्वलाइड डिवीजन लेमा पर हमने एप्लीकेशन लिया है। अब बात इक्वलाइड डिवीजन लेमा की है तो उसको मैं रिव्यू कर दे रहा हूं, और इसका एक अलग से सेपरेट वीडियो जो है वो लिंक में दिया रहेगा नीचे, आप उसको देख सकते हैं। इक्वलाइड डिवीजन लेमा के नाम से ही है, उसको सर्च भी कर सकते हैं, तो वहां से देख लीजिए। नहीं तो अभी मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो कर दे रहा हूं कि इक्वलाइड डिवीजन लेमा होता क्या है। तो देखिए, इक्वलाइड डिवीजन लेमा जो होता है वो डिवीजन का ही, जैसे जो आप शुरू से डिवीजन पढ़ते आ रहे हैं उसी को एक स्टेटमेंट में दिया गया है। जैसे आपने पढ़ा था पीछे कि कोई नंबर, अगर 2 नंबर आप लेते हैं, जैसे मान लीजिए 7 और 2 ले लीजिए, 7 और 2 लेते हैं, तो अगर 7 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके पास 2 नंबर एग्जिस्ट करता है, 2 3 6 और बाई 1 ये। तो यहाँ पर 3 और 1 आपने 2 नंबर लिया, 2 और 7, आपके पास 2 नंबर एग्जिस्ट किया, 3 और 1। ये यूनिक नंबर है, इसके अलावा ये कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको। इसकी दोनों की हेल्प से यहाँ डिवीजन करने से और कोई दूसरा नंबर नहीं मिलेगा, सिर्फ 1 और 3। तो इसी चीज को जो आप यहाँ लिखे हुए हैं, ये जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे थे, उसी चीज को क्या किया गया है, एक स्टेटमेंट के रूप में दिया गया है। तो उसी स्टेटमेंट को इक्वलाइड डिवीजन लेमा कहते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है वो चीज आप देख लीजिए कि इफ ए एंड बी
आर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, हमने ए और बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ले लीजिए, मान लीजिए ए 7 है, बी आपका क्या है 2 है, पॉजिटिव इंटीजर, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये बात कंफर्म है कि यहाँ पर इसको डिवाइड करने पर ये नेगेटिव नंबर तो आएगा नहीं, पॉजिटिव ही आएगा हमेशा। इंटीजर क्यू एंड आर, अब क्यू क्या है, ये जो कोसेंट आता है वो क्यू है, और रिमाइंडर जो आर होता है, ये आर जो 1 नहीं आता है वो रिमाइंडर है। तो क्यू एंड आर सिर्फ ये रिमाइंडर और कोसेंट को डिनोट कर रहे हैं क्यू और आर से। सच दैट, जो कि इस प्रकार से होता है, आपने पढ़ा था कि ए इक्वल टू डिविडेंड जो इक्वल होता है डिवाइजर प्लस कोसेंट प्लस रिमाइंडर, इसी कंसेप्ट को यहाँ लिखा हुआ है कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर आर के लिए उन्होंने बताया है कि वेयर आर इक्वल टू वो क्या होगा, 0 होगा या तो बड़ा होगा किससे, 0 से, और बी से छोटा होगा, यानी कि जो डिवाइजर है उससे क्या होगा, आर छोटा होगा। जैसे देखो 1 2 से बड़ा कभी नहीं आएगा, यानी रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से कभी बड़ा नहीं होगा, उसी बात को यहाँ लिखा हुआ है। तो ये बात मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, एक लेक्चर इससे पहले मैंने लिया था, तो उसमें मैंने ये सारी चीजें डिवीजन लेमा आपको बताया था। अब आगे जो मुझे पढ़ाना है वो इसी डिवीजन लेमा को यूज करके एल्गोरिथम पढ़ाया गया है, उस एल्गोरिथम पर बात करना है, और इसके कुछ एप्लीकेशन है उस पर हम बात करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आपको मैं ज्यादा लंबा वीडियो ना बनाऊं, ताकि आप उसको देख भी सकें और उसको समझ भी सकें। तो 30 मिनट्स या 30 मिनट्स 20 मिनट्स का वीडियो मैं कोशिश करूंगा बनाने का। तो चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, यहाँ तक हमने आपको इससे पिछले वाले क्लास में डिस्कस किया था। तो चलिए देखते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। अगला मतलब जो इसका स्टेप है वो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इस पर भी मैंने थोड़ा सा बात आपको किया था कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो असल में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो यूक्लिड डिवीजन लेमा का ही एप्लीकेशन है, मतलब उसी यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बनाते हैं, यानी कि सीधा सीधा इसी को हम यूज करते हैं। इसके लेमा को, टेक्निक को हम जब एचसीएफ फाइंड करने में यूज करते हैं तो उसी को एल्गोरिथम बोल देते हैं, यानी कि उसकी थ्योरी टाइप का जो उसको हम एप्लीकेशन यूज करते हैं। तो एल्गोरिथम असल में होता क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है कि इट्स द बेस ऑन द यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड इज अ टेक्निक टू द फाइंड एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इस एल्गोरिथम के यूज से हम दो पॉजिटिव इंटीजर के बीच का एचसीएफ निकालेंगे। तो इसके बारे में चलिए देखते हैं, हम कुछ एक दो एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन हम यहां लिख रहे हैं कि फाइंड एचसीएफ ऑफ 81 and 237। 81 and 237 ये मान लीजिए आपका क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ 81 and 237। अब इसमें ऐड कर सकते थे, इसी क्वेश्चन को आगे भी कह सकते थे, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 81 and 237 बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा या बाय यूक्लिड डिवीजन हेल्प ऑफ बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो लेकिन हम डायरेक्टली कहते हैं कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ। अब इस क्वेश्चन को तो आपको करना आता है, बच्चे शुरू से ही 6, 7, 8 क्या फिर 4th, 5th में भी एचसीएफ और एलसीएम एचसीएफ पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ क्या करना है, यहाँ भी हम क्वेश्चन को ऐड नहीं किए, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आपको ऐसे एचसीएफ निकालना मतलब क्या होता है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में होगा वही एचसीएफ होता है। इसका तो एक नॉर्मल मेथड जो आप पढ़ते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, वो आप करना जानते हैं, लेकिन हमें यहाँ जो पढ़ना है वो इस एल्गोरिथम का यूज करके पढ़ना है। तो हो सकता है कि आप कुछ लोगों ने उसको बताया भी गया रहा होगा, लेकिन इस कंसेप्ट में नहीं बताया गया था, इस वे में नहीं बताया गया था कि आपको इस तरीके से आप जब इसका एचसीएफ निकालना, 2 नंबर का एलसीएम निकालना पढ़ते थे, तो वहां आपको एचसीएफ निकालने का 2 मेथड पढ़ाया गया रहा होगा, एक फैक्टर मेथड से और एक डिवीजन मेथड से। तो जनरली जो है, जो डिवीजन मेथड से आप एचसीएफ निकालना पढ़ते थे वही मेथड यहाँ पर है, लेकिन अब उसी मेथड को, क्योंकि आप डिवीजन पहले भी जानते हैं और आज भी डिवीजन को इस तरीके से पढ़ रहे हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा के टर्म में पढ़ रहे हैं, तो उसी टर्म में हमें एचसीएफ भी निकालना है। जो डिवीजन मेथड आपने 7th या 8th या 6th में पढ़ा रहा होगा, डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालना, वही मेथड यहाँ भी हम यूज करेंगे, लेकिन उसको कुछ जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे, जैसा कि अभी आपने डिवीजन को एल्गोरिथम फॉर्म में देखा, यानी कि लेमा के फॉर्म में। तो जैसे ये क्वेश्चन है, इसको आप अगर देखें तो इसका कैसे निकालेंगे एचसीएफ अगर निकालना चाहें, तो इसको रख करते हैं, चलिए देखते हैं। तो अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो इसमें एक बात यहां ध्यान दीजिए, 2 नंबर आपको मिलेगा, इसमें से आप
जैसे ए और बी नंबर आप चाहते हैं, ए बी आपने लिया था उसमें लेमा में, तो यहाँ क्या करिए, ए जो होगा वो बड़ा होगा बी से, यानी कि ए इज ग्रेटर देन बी। यहाँ एक बात याद रखिए कि ए जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन बी या बी ग्रेटर देन ए, जैसे भी आप कर दीजिए। तो हम इसको अब मान लीजिए यहाँ क्या है कि 237 ग्रेटर देन है 81, तो अब ये 81 डिवाइजर होगा और ये डिविडेंड होगा। तो 81 डिवाइजर है, तो इससे क्या करिए, इसको डिवाइड करिए। जनरली जैसे डिवीजन करते हैं, जैसा आप भाग देना जानते हैं डिवीजन करना, वैसे ही करिए। तो 237 को अगर 81 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा आपको, अगर आप देखें 81 से अगर इसको डिवाइड करें तो 2 टाइम ले जाएंगे, क्योंकि 3 टाइम में ज्यादा हो जाएगा, 8 2 16 और ये 24 ज्यादा हो जाएगा, अभी 23 है, तो 2 टाइम इसको ले जाइए तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 ये आएगा, और इसको माइनस करेंगे तो यहां से आएगा 5 और यहां से 13 में से 16 जाएगा तो ये हो जाएगा 7, यहां से 75 मिला हुआ है और ये क्या है 81 है। अब आप देखें तो रिमाइंडर जो है ये 81 से छोटा है। अब 81 से अगर थोड़ा सा बड़ा होता है तो इसको और भी नीचे ले जाते हैं हम, लेकिन यहीं पर रिमाइंडर चूंकि 81 से छोटा हो गया है, लेस देन है, तो यहां लिखेंगे सिंस आर, यही आर है, तो आर नॉट इक्वल टू 0 भी नहीं आया ना, तो ये इसके इक्वल आया है। अब क्या करोगे, यहां पर एंड लिखोगे सिंस आर नॉट इक्वल टू 0 एंड 75 लेस देन 81, 75 लेस देन 81। अब जब 75 लेस देन 81 है तो एक काम करो, 75 से 81 को भी डिवाइड करो, 75 को 81 से डिवाइड करो। तो यहां लिखते हैं, यहां इसको क्वेश्चन को यहां लिख दे रहे हैं, सिंस 81 लेस देन 237 ये। तो अब इसी डिवीजन को आप कंटिन्यू करते जाइए, तो आगे क्या आएगा, तो यहां पर अगर इसको देखें तो एक स्टेप यहां और हम बना दे रहे हैं, इधर से यही लिख दे रहे हैं इसी के नीचे। तो सिंस इट इज द फॉर्म, अगर इसमें डिवीजन लेमा यूज करो तो इस लेमा के कौन से फॉर्म में मिलेगा, 237 इक्वल टू 81 इंटू 2 प्लस 75 ये मिला। अब यहां चूंकि रिमाइंडर 0 नहीं है और ये इसके छोटा है, तो अगेन इसमें क्या करो, इसको कंसीडर करोगे अगेन, तो यहां लिखोगे सिंस रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, तो अगेन इसको डिवाइड करो। अब क्या करोगे कि 75 से 81 को डिवाइड करोगे, तो 75 से 81 को डिवाइड करो, ये जैसे डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, 1 जा जाएगा तो 75 आ जाएगा, और ये कितना आएगा 6, कितना आ जाएगा 6, यहां बचेगा 7, ये तो 0 आ जाएगा या फिर। अब यहां पर भी क्या आप देख रहे हैं कि 81 इक्वल टू कौन सा फॉर्म लिया है, 75 इंटू 1 प्लस 6, यहां सिंस आर मतलब 6 नॉट इक्वल टू 0, तो अगेन अप्लाई करेंगे हम लेमा। कहां तक अप्लाई करेंगे, इस डिवीजन लेमा को, जो ये एल्गोरिथम लिखा हुआ है, इम्प्लाइड डिवीजन एल्गोरिथम जो लिखा हुआ है, इसका एचसीएफ हम तब तक ऐसे निकालते जाएंगे जब तक कि हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं होगा। तो इस तरीके से हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे, बस हमारे पास जो लेस देन आता रहेगा उसी से कंटिन्यू इसको डिवीजन करते रहिए। तो अभी भी यहाँ 6 जो है रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो अगेन क्या करिए, 6 से 75 को डिवाइड करिए, 6 से 75 को डिवाइड करिए, तो क्या मिलेगा, 6 1 जा 6 और 1 5, ये तब तक करते जाइएगा जब तक ये इससे मतलब जो डिवाइजर है उससे रिमाइंडर छोटा नहीं हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 6 से इसको अगेन डिवाइड कर ले जाइएगा, तो 6 2 जा 12, 3 मिलेगा, क्या मिलेगा 3 रिमाइंडर मिल जाएगा। अब 3 चूंकि इससे छोटा हुआ, 3 क्या है रिमाइंडर इसका 6 से छोटा है, तो अगेन आपने क्या देखा, जैसे अगर मैं इसको ऊपर लिख दूं तो अगर देखें तो ये यहां पर लिखे सिंस ये आपका मिल गया 75 इक्वल टू 12 इंटू 6 प्लस 3, ये अब यहां पर सिंस आर मतलब 3 नॉट इक्वल टू 0,
अभी भी 3 जीरो नहीं हुआ, तो अगेन अप्लाई करेंगे। अब अगेन क्या करोगे, 6 को 3 से डिवाइड करोगे। क्या करोगे, 6 को 3 से, 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 2 जा 6। ये अब रिमाइंडर 0 मिल गया। रिमाइंडर क्या मिल गया, 0। तो हियर यहां लिखोगे सिंस हियर r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0, सो या therefore HCF ऑफ किस नंबर का था, 81 एंड 237 इक्वल टू 3। यानी कि हमारा कहने का ये मतलब है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो होता है वो दो नंबर को एचसीएफ फाइंड करने में हम जो टेक्निक यूज करते हैं उसी को एल्गोरिथम बोलते हैं। और इस टेक्निक में करते क्या है, हम आपको मतलब इस तरीके से दो नंबर लेकर के डिवाइड तब तक करते जाते हैं जब तक कि हमारा लास्ट में रिमाइंडर 0 नहीं आता है। और जहां पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यानी लास्ट में जिस स्टेप पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा उस समय जो डिवाइजर होगा, जैसे यहाँ रिमाइंडर 0 आया है और इस समय डिवाइजर क्या है आपका 3, तो यही लास्ट डिवाइजर जो होगा वही क्या होगा, उस दिए हुए नंबर का एचसीएफ होगा, वही दिए हुए नंबर का एचसीएफ होगा। और इसकी टेक्निक जो है इस तरीके से इसको हम फाइंड करते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। चाहे जैसे अगर आपको अब मैं यहाँ रुक करके नोट कराऊंगा तो टाइम आपका ज्यादा बनेगा और वीडियो लंबी हो जाएगा, इसलिए आप वीडियो को पुश करके आप नोट कर लिया करिए, उसके बाद वीडियो स्टार्ट किया करिए। तो ये आप नोट कर लीजिएगा और इसके बाद चलिए एक आध क्वेश्चन और इस पर कराते हैं और समझाते हैं कि कैसे आपको और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे और आसानी से इसको समझ सकें। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। तो देखिए लिखा है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 196 एंड 3822, 38 एंड 22 यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम। ऐसे ही क्वेश्चन आता है आपको, जो चाहे स्टेट बोर्ड दीजिए चाहे जो भी आप बोर्ड का एग्जाम जब देंगे तो जो क्वेश्चन बनता है इसका एल्गोरिथम का वो ऐसे ही बनता है। अगर आएगा तो नॉर्मल क्वेश्चन, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन होता है वो ऐसे होता है। तो चलिए अगेन इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ लिख लीजिए लेट ए को आप 196 ले लीजिए एंड बी को आप 3822 ले लीजिए और यहाँ लिखेंगे सिंस ए इज लेस देन बी, दैट इज मीन्स क्या हुआ कि 196 लेस देन 3822 है। तो अब यहाँ पर एल्गोरिथम यूज करिए। तो नाउ यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम, तो यहां से आप क्या करेंगे, इसको आप इससे डिवाइड करिए। तो यहां लिखेंगे 196 को से आपको डिवाइड करना है 3822 को। तो देखिए अगर 2 टाइम ले जाएंगे, इसको आप डिवीजन करना सबको आता है अच्छे से, तो ये कितनी बार जाएगा, अगर आप देखें तो ये आपको शायद 1 टाइम ले जाएंगे, क्योंकि 2 बार ले जाएंगे ज्यादा हो जाएगा, तो 1 टाइम इसको ले जाइए तो आ जाएगा 196, माइनस करिए तो 6 आ जाएगा, यहाँ पर आपको 7 बचेगा, तो ये आपका 8 आ जाएगा और यहाँ पर आपको 2 बचेगा, तो यहाँ से 1 आ जाएगा, तो ये 186 आ जाएगा और यहाँ से 2 राइट डाउन कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। अब आप देखें तो ये क्या है, यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 4 डिजिट है, डिवीजन बता रहे हैं वैसे आपको पता है तब भी। अब यहाँ 4 डिजिट है यहाँ, तो एक बात तो ये कंफर्म है कि ये 4 डिजिट लेना है तो इसमें आपको चाहे जिससे भी लास्ट 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 1 जा 9 आएगा, 9 9 जा 81, तो 9 और 8 कितना होता है 17, तो इसका मतलब तब भी ये छोटा ही है, तो इसका मतलब 9 बार ले जाइए इसको, कितनी बार 9 बार। तो जब 9 बार इसको ले जाएंगे तो 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1764 आएगा, क्या आएगा 1764, ये मल्टीप्लाई 9 से कर लीजिए, 9 से 196 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1764 आएगा। इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो सब्ट्रैक्ट करिए, ये 12 हो जाएगा, 12 से 8 जाएगा, 12 से 4 जाएगा तो 8 आ जाएगा, यहाँ 5 बचेगा और 6 इसमें से माइनस करेंगे 15 से, यहाँ से कैरी लेंगे 15 करेंगे और 15 से जब 6 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, तो 98 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 98। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये 0 नहीं आया है, ये फॉर्म अगर देखें तो यहाँ लिखेंगे सिंस, चाहे ब्रैकेट में चाहे ऐसे लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिखेंगे सिंस 3822 इक्वल टू 196 इंटू 19 प्लस
98। ये पहला स्टेप हो गया आपका। यहाँ अब इसमें क्या आप देखेंगे कि यहाँ पर रिमाइंडर क्या होगा, 0 नहीं है। यहाँ क्या है, यहाँ लिखेंगे सिंस 98 का मतलब रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। सो अगेन अप्लाई, आप अगेन डिवाइड 96 बाई 98, अगेन कंटिन्यू में करें तो आपको यहां कर दे रहे हैं, देखिए इधर उस स्टेप के बाद यहां पर कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। तो इस रिमाइंडर से आप क्या करोगे, 196 को डिवाइड करो। तो 196 को यहां पर डिवाइड करोगे इससे 98 से, तो कितनी बार जाएगा, 2 टाइम जाएगा। 2 8 जा 16, 2 9 18, 119, तो 2 टाइम लेगा ये, तो 196 आ जाएगा और ये रिमाइंडर 0 हो गया। ठीक है, अब जब रिमाइंडर 0 हो गया तो यहां लिखोगे सिंस 196 equal to 98 into 2 plus 0. Here, yeah, by this step, ये step first है, step second, there is here r मतलब 0, r equal to 0. So, ये CF of, यहाँ क्या r मतलब, अब r समझ रहे हो तो नहीं, रिमाइंडर here, रिमाइंडर r equal to 0. So, यहां पर कर दे रहे हैं। सो एचसीएफ ऑफ किसका है, 196, 3822 इक्वल टू कितना आएगा, किस पर 0 आ रहा है, 98 से 0 आ रहा है रिमाइंडर, तो लास्ट डिवाइजर क्या है 98, तो इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 98। तो यही आपको फाइंड करना था एचसीएफ। तो इस तरीके से आप जो है, जो एप्लीकेशन का पहला एप्लीकेशन है, जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, आप एचसीएफ जो है दिए गए नंबर का इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा कि हाउ यू फाइंड द एचसीएफ ऑफ एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग देखते हैं। तो आपने अभी इससे पहले जो क्वेश्चन किया है वो आप एनसीईआरटी बुक में अगर देखें तो जो पहली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज जो पहली है आपकी वो 1.1 का पहला क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले जो क्वेश्चन कराया है तो उसकी हेल्प से आप एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। या आपका जो चाहे जो एनसीईआरटी बुक हो या कोई भी बुक हो, उसका पहला क्वेश्चन यही है जो मैंने अभी तक आपको एचसीएफ निकालने के लिए कराया है। अब आपको क्या करना है, जो इसके बाद का एप्लीकेशन है, तो 1-2 वर्ड प्रॉब्लम भी हो सकता है बुक में हो आपके, और बुक में प्रॉब्लम अगर आप जैसे अपनी बुक देखेंगे एनसीईआरटी तो उसमें भी वर्ड प्रॉब्लम है और इस तरीके की भी प्रॉब्लम है। तो एनसीईआरटी का ही ये शायद सेकंड वाला क्वेश्चन है, और ऐसे एग्जाम्पल में भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे इस एल्गोरिथम का या इस लेमा का यूज करके इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो एक क्वेश्चन इसको समझ लीजिए ताकि आप इसके जो क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बस एक क्वेश्चन आपको समझना है कि करना क्या कैसे है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले समझ लीजिए। इसी तरीके के क्वेश्चन और 3-4 क्वेश्चन आपकी बुक में लिखे हुए हैं, वो सभी क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होंगे जैसे ये सॉल्व होगा। लिखा है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो कहीं पॉजिटिव ऑड इंटीजर के लिए दिया जाएगा, कहीं पॉजिटिव इवन इंटीजर के लिए दिया जाएगा। तो जिस जैसा क्वेश्चन में कहा होगा उसी अकॉर्डिंग हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर बोल रहा है, एक बात यहाँ याद रखिएगा कि ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर कह रहा है ऑफ द फॉर्म। तो कह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होता है वो इस फॉर्म में होगा, मतलब इस फॉर्म में राइट कर सकते हो किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को। तो कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ले लीजिए, उसको इस फॉर्म में राइट किया जा सकता है। तो जैसे देखो 6p+1, 6p+3 और 6p+5, तो ये ऑड इंटीजर ही होगा। अब ये कंफर्म है ऑड इंटीजर, कैसे आप देखो 6p तो इवन है, इसमें 1 जोड़ोगे तो ये ऑड ही होगा, 6p इवन है, 3 जोड़ोगे तो ऑड ही होगा, 6p इवन है, 5 जोड़ोगे तो ऑड ही होगा। तो इस फॉर्म में होगा कह रहा है कि, तो फॉर सम इंटीजर्स p। ऐसे ही 3 के लिए दिया गया है, 9 के लिए दिया गया है, 4 के लिए दिया गया है, सबके लिए अलग अलग कंडीशन दी गई है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो चीज देखिए। फॉर सम इंटीजर p, जहां p कोई इंटीजर्स है, p कोई भी इंटीजर हो सकता है, सबके लिए ये इसमें रखो कि कोई भी वैल्यू ये हमेशा इवन ही आएगा, अगर इंटीजर लोगे तो ये सॉरी ऑड ही आएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो अब आपको ये पता है कि हमारे पास ये जो दिया गया 6p, 6,
3 ये सब। तो इसके लिए हमें कंसेप्ट क्या करना है, हमें 2 इंटीजर यहां लेना पड़ेगा। तो यहां लेट कर लीजिए, लेट ए बी एनी आर्बिट्रेरी और इंटीजर, और इंटीजर। यहां हम क्या मान लेते हैं कि ए कोई क्या है, आर्बिट्रेरी जो है वो ऑड इंटीजर है। हमने अब जैसे देखो, आपने जैसे ही माना कि ए कोई ऑड इंटीजर है, ये लेट किए हैं। आर्बिट्रेरी मतलब कोई भी हो सकता है, उसको आप कहीं भी चेंज कर सकते हैं, किसी तरीके से भी इधर उधर मूव करा सकते हैं। तो कोई भी आर्बिट्रेरी ऑड इंटीजर ए आपने लेट कर लिया है। अब आप क्या करेंगे, अगर ए ऑड इंटीजर ले रहे हो तो जैसे देखो हमने पढ़ा था कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही तो पढ़ा था। तो इस फॉर्म में अगर देखो आप, तो यहाँ पी तो ऑलरेडी पता है, 1 पता है। तो हम अगर बी को इस कंसेप्ट में अगर जैसे 6p प्लस 1 ये लिखा है और ए आपने इसको मान लिया है, तो देखा जाए तो ये बी क्या हो सकता है, 6 हो सकता है। नहीं, ये एक जनरलाइज फॉर्म है। हम इसको ऐसा नहीं है कि हम यहाँ कुछ भी ले लेंगे, हम जो लाना है उसी के टर्म में ही सोचेंगे। तो हमने ए मान लो कोई नंबर सोच लिया कि ए कोई नंबर है जो आर्बिट्रेरी इंटीजर है, हम इसको जो है इस फॉर्म में बनाना चाह रहे हैं। तो अगर ए इक्वल टू मान ले कि ए इक्वल टू ये है, ए इक्वल टू ये है, ए इक्वल टू ये है, उस केस में P तो ऑलरेडी गिवन है, इसके साथ में रिमाइंडर भी पता है। तो यही 6 को हम अगर B मान ले तो देखिए ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, 6 को भी मान लो तो यही बन जाएगा। तो एक काम करिए कि ऑड इंटीजर एंड हम B को 6 ले लेते हैं, B इक्वल टू 6 हम इसको ले लेते हैं। कहां से लिया, यहीं से। यहां अगर 4 होता तो हम B इक्वल टू क्या लेते, 4। यहाँ 5 होता तो हम B इक्वल टू क्या लेते, 5। यहाँ 3 होता तो हम B इक्वल टू क्या लेते, 3। बात समझ रहे ना। इट मीन्स कि B एज वर्क कैसे करेगा, डिवाइजर की तरह। ए तो आपका डिविडेंट हो गया, ए कैसा हो गया, इक्वलाइज लेमा से सोचिए तो ए कैसे वर्क कर रहा है। यहां देखिए ए आपका डिविडेंट है तो ए डिविडेंट हो गया। अब यहाँ B जो है वो डिवाइजर है, क्यू कोसेंट है, आर रिमाइंडर है। तो यहां पर हमारे पास डिवाइजर B हम अगर ले लें तो इसके अकॉर्डिंग हम आगे का स्टेप यूज करेंगे। हमारे पास 2 नंबर मिल गया, ए मिल गया और B मिल गया। अब आगे सोचिए क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो इसी बात को अब आगे राइट करिए। तो देन या इंप्लाइज दैट देन ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ऐसा लिख सकते हैं। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, नहीं तो ये चीज जो लिखा हुआ है इसी को इंप्लाइज करो। अगर इसी को इंप्लाइज करो तो इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो आप। तो B इक्वल टू क्या था, 6। तो इट मीन्स हुआ कि A इक्वल टू 6Q प्लस R, ये लिख सकते हैं। A इक्वल टू BQ प्लस R लिख लिया। Q और R इसकी हेल्प से ले लिया मैंने। यहाँ पे Q और ये 2 नंबर के लिए Q और R दोनों दिया था, उसको यहाँ यूज कर दिया। और A मैंने माना था, B यहां से मैंने ले लिया है। तो इस फॉर्म में लिखा और B की वैल्यू रख दो तो ये आ गया A इक्वल टू 6Q प्लस R। इतनी बात आई आपको समझ में आई। और ये इतना काम जितना मैंने अभी किया, ये सभी क्वेश्चन में जितने भी एग्जांपल दिए गए हैं या एक्सरसाइज में और जो इस टाइप के क्वेश्चन है, सब में आपको इतना करना ही करना है। सभी में आपको एक आर्बिट्रेरी नंबर ए लेट करना है, एक ऐसा बी लेना है जो यहाँ दिया गया होगा और उसको इस फॉर्म में बनाना है। अब जब इस फॉर्म में बना लेंगे आप, तो यहाँ P है कि Q है, P है, ये P बना लीजिए क्योंकि इसमें P दिया गया है, वैसे Q भी लिख सकते थे। तो ये BP प्लस R और ये 6P प्लस R, ये P मतलब कोसेंट नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आप कोसेंट तो कह नहीं सकते, तो ये कोई इंटीजर आप P के फॉर्म में लिख लीजिए। Q भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ कुछ क्वेश्चन में P लिखा हुआ है इसलिए यहाँ भी आप क्या करेंगे, P ही लिखेंगे। अब आप देखिए P क्या है, यहाँ पर P और R के बारे में आप क्या जानते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखिए, इसमें अगर आप देखें तो P और R क्या है,
आर के लिए कंडीशन आपने जब लेमा पढ़ा था तो इसी लेमा में आपने आर के लिए कंडीशन लगाया था, और पी जो है वो एनी होल नंबर हो सकता है। पी क्या हो सकता है? एनी होल नंबर। तो हियर या वेयर कर दीजिए, वेयर पी इज एनी होल नंबर एंड आर की क्या कंडीशन है? आर इज 0 ग्रेटर देन आर लेस देन 6, लेस देन 6। ये होगा कि नहीं होगा? आर की जो वैल्यू होगी इक्वलाइट डिवीजन लेमा से हम आर की वैल्यू क्या कर सकते हैं? इस डिवाइजर से क्या हो, या तो कम होगा या 0 से बड़ा होगा। तो इस कंडीशन को हम फॉलो कर दे रहे हैं। आर के लिए इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। पी तो कोई नंबर हो सकता है, उसके लिए तो हम नहीं कह सकते क्या होगा, उसको हम पी को कोई डिसाइड नहीं कर सकता। जैसे यहां लिखा भी है देयर सम इंटीजर पी, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम आर को डिफाइन कर सकते हैं। आर को इसलिए कि यहाँ 6 डिवाइजर माने हो अगर, तो आर इस बी डिवाइजर ही था, तो यहाँ 6 के अकॉर्डिंग हम आर को बाउंडेड कर सकते हैं। बाउंडेड का मतलब हुआ कि आर 0 से लेकर के 6 से लेस देन है तो 5, 6 से लेस देन का मतलब 5। तो अगर देखो तो यहाँ आर की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? अब आप सोचिए यहाँ आर की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है क्योंकि इक्वल लगा हुआ है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये सारी वैल्यू आर की यहाँ पॉसिबल होगी। 6 नहीं होगी क्योंकि 6 से लेस देन होता है। तो नाउ पॉसिबल वैल्यू, तो क्वेश्चन ऊपर रख कर दे रहे हैं, तो यहां आप लिखेंगे नाउ पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर इक्वल टू, तो आर की पॉसिबल वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये होगी। ये चीज आप जितना मैंने लिख लिया है, ये अब तक जितना मैंने पढ़ाया है, ये आपकी बुक में जो भी क्वेश्चन इस तरीके से दिए हैं, चाहे जो, सभी में यहां तक का कंसेप्ट निकालना है। इसके बाद जो है वो भी आपको सब में करना है, बस लास्ट में जैसा पूछना है वैसा ही आप कह दीजिए। तो यहां तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हमने क्या किया कि एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नंबर ले लिया था, ऑड इंटीजर, जहां पर बी जो है एक डिवाइजर ले लिया, जो कि जो दिया था उसमें डिवाइजर उस फॉर्म में मैंने 6 ले लिया था। उसके बाद में ये लेमा लगा करके उसको लेमा से कंपेयर कर दिया। अब जब लेमा से कंपेयर किया तो लेमा की यहाँ एक कंडीशन होती है कि आर, यहाँ पी को तो हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे लेकिन आर को डिफाइन कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने आर को यहाँ इसके अकॉर्डिंग यहाँ डिफाइन कर दिया। तो आर की हमारे पास पॉसिबल वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब जब आर की पॉसिबल वैल्यू मिल गई तो आर की जितनी वैल्यू वहां पॉसिबल है उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो बारी बारी से। उस आर की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। तो नाउ सो इफ आर इक्वल टू 0, अगर हम क्या करें आर इक्वल टू 0 ले लें तो ये जो रिजल्ट है ए इक्वल टू 6p प्लस आर, ये क्या आएगा? क्या देखो, तो इफ आर इक्वल टू 0 देन ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6p प्लस 0 इक्वल टू 6p। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ऐसे ही इफ आर इक्वल टू 1 लोगे implies that a इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6p प्लस 1 आ जाएगा। इफ r इक्वल टू 2 लोगे तो implies that a इक्वल टू 6p प्लस 2 आ जाएगा। ऐसे r इक्वल टू 3 लोगे तो ये आ जाएगा a इक्वल टू 6p प्लस 3 आ जाएगा। ऐसे r इक्वल टू 4 लोगे तो ये आ जाएगा a इक्वल टू 6p प्लस 4, ये हो जाएगा। और इस एंड ये इफ करके लिखते जाइए, और लास्ट में है एंड इफ r इक्वल टू 5 लोगे तो ये आ जाएगा इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू 6p प्लस 5, ये आ जाएगा। तो
तो अब आपको ये रिजल्ट मिल गया है। जैसे देखिए आपने आर की हेल्प से 0 1 2 3 4 5 की हेल्प से मैंने ये रिजल्ट निकाल लिया। कहां से? इसमें रख करके सबको आर इक्वल टू 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया। अब हमारे पास एक रिजल्ट सामने है। अब आप यहां देखो ये जो रिजल्ट है पूरा, इसके लिए क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था कि जो ये फॉर्म है, ये जो फॉर्म मिला हुआ है ये एक ऑड में है, लेकिन इन सब में देखो तुम ए क्या है, ए एक यहां देखो लेट क्या है, ए बी एनी आर्बिट्रेरी ऑड इंटीजर। ये सेंटेंस देख रहे हैं, ऑड इंटीजर। ए के बारे में क्या कह रहे हो तुम? ऑड इंटीजर। लेकिन ये बताओ ए जब अगर ऑड इंटीजर है तो ये 6p+2 का फॉर्म देगा? नहीं देगा। ये वाला फॉर्म नहीं देगा, ये वाला फॉर्म नहीं देगा। यानी कि आपका ये दोनों जो रिजल्ट लिखा है a इक्वल टू 6p+2, a इक्वल टू 6p+4, ये दोनों इस कंट्राडिक्ट कर रहा है कि नहीं ऑड इंटीजर वाले वर्ड से। आपने जब a को लिया तो आपने ये कहा था कि a ऑड है, और जबकि ये a ऑड है ये इवन है, 6p+2 क्या होगा? इवन होगा, कंफर्म है। ऐसे ही 6p+4 जो है वो भी इवन होगा। तो एक बात ये समझो कि अगर इस चीज को हम हटा दें, ये तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, यहां से इस चीज को हटा दीजिए आप। अब जो बचा है 6p+1, 6p+3, 6p+5, यही तो उस क्वेश्चन में पूछा था कि एक ऑड इंटीजर होगा, यही प्रूव करना था। तो इट मीन्स हुआ कि हम ए को इस ऑड इंटीजर के फॉर्म में राइट कर सकते हैं किसी भी पी के टर्म में। तो यही मेरा आंसर था। तो इतना आप यहां पर इसके बाद ये काम करेंगे आप, चाहे जो क्वेश्चन होगा मैं बता दे रहा हूं कि यहां तक का, इसके आगे ही क्वेश्चन की हेल्प लेंगे, यहां तक का तो हम सब में करेंगे। अभी आप अपनी एग्जाम्पल देखेंगे तो उसमें भी दिया है, एक्सरसाइज में भी और भी 2-3 क्वेश्चन दिए हैं, उन सभी में यहां तक का काम करना है। अब इसके बाद में जो जैसा क्वेश्चन कह रहा है, ऑड इंटीजर के लिए कह रहा है तो ऑड इंटीजर, इवन के लिए कह रहा है तो इवन। आपको ऑड के लिए बोला था इसलिए ए को आपने ऑड लिया, इवन कहा होता तो मैं इवन मानता और इसमें से 1, 3 और 5 को हटा देता। बचता क्या? 6p+2 और 6p+4। तो यही क्वेश्चन अभी घुमा दें कि आप जो है क्या करिए, so that कि any positive even integer for some integers p in the form of 6p+2, 6p+4। तो इसी में हम इसको इवन किए होते तो हमारे पास आंसर यही दोनों प्रूफ हो जाता। तो लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में ऑड कह रहा है इसलिए हम इसको ऑड में प्रूव करेंगे। तो इसी बात को यहां लिखेंगे कैसे। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया है। इसको हम रब कर देंगे थोड़ा सा। यहां हम जो लिखने जा रहे हैं वो किसकी वजह से लिखने जा रहे हैं, क्योंकि ए को मैंने लेट किया था, तो यहां रब करते हैं। देखिए तो यहां लिखेंगे बट, ये बट जो लिख रहे हैं ये इसी सेंटेंस की वजह से लिख रहे हैं, बट ये एक 6p भी है, 6pa, ये वाला सेंटेंस, ये तीनों बट 6p, 6p+2 एंड 6p+4, ये तीनों सेंटेंस जो होगा वो आपका क्या है, आर इवन इंटीजर और इवन इंटीजर्स एंड ए, यहां ए इक्वल टू कर दीजिए, एंड ए इज ऑड इंटीजर। एक बताइए क्या समझ जाएंगे, इवन इंटीजर एंड ए इज ऑड इंटीजर। अब इसी चीज को जो अब तक मैंने बोल रहा था उसी चीज को मैं आपको बता रहा हूं कि ए इवन माने हो, ए ऑड माने हो, ये इस साइड में इवन है तो ये तो कंट्राडिक्ट करेगा। कभी 3 इक्वल टू जो है वो 4 के तो होगा नहीं कि इवन ऑड कभी बराबर हो जाएगा कि एलएचएस इवन हो आरएचएस ऑड हो, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो इसलिए ये जो चीज लिखा हुआ है कि 6p, 6p+2, 6p+4 ये सभी क्या है, इवन है, बट ए जो है वो ऑड है। तो इसलिए ये तीनों कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। जैसा कि आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये तीनों सेंटेंस जो लिखे हुए हैं ये तीनों गलत हो जाएंगे। तो यही आपका कंट्राडिक्ट किया जाएगा। तो यहां लिखेंगे सो
A कैन नॉट बी, तो जो ए होगा वो इस फॉर्म में नहीं होगा, मतलब जो इसके अकॉर्डिंग आप ये कह दीजिए कि जो ए होगा वो इस फॉर्म में नहीं होगा। तो सो ए कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म 6p plus 4 and 6p plus 2 and 6p plus 4, ये हो जाएगा। हेंस ऊपर लिख दे रहे हैं, नीचे नहीं दिख रहा होगा। हेंस ए इक्वल टू किस फॉर्म में होगा, 6p plus 1, तीनों फॉर्म में अलग अलग लिख दीजिए, कैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसी तरह के। 6p plus 1, 6p plus 3, a इक्वल टू 6p plus 1, 6p plus 3 and 6p plus 5, मीन्स a इक्वल टू 6p plus 1। यही क्वेश्चन में भी कह रहा था कि 6p plus 1, 6p plus 3 and 6p plus 5 for some integers p, for some integer p, for some integer p, for some integer p। तो ये आपको प्रूव करना था कि जो 6p plus 1, 6p plus 3 और 6p plus 5 जो है वो कुछ इंटीजर के लिए हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 8 के फॉर्म में। तो ये आपका एक क्वेश्चन हुआ। इस तरीके से आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है, 4 के फॉर्म में है, 3 के फॉर्म में है, 9 के फॉर्म में है, एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस हैं। तो सभी क्वेश्चन में यही काम करना है, बस आप जिस फॉर्म में लेट कर रहे हैं उसी फॉर्म में उसको दिखाना है। तो आई होप कि आपको इतना जो है समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप करिए। एक्सरसाइज जो 1.1 है आपकी एनसीईआरटी बुक में या जो भी साइड बुक लिए होंगे, इस चैप्टर फर्स्ट का रियल नंबर का पहला चैप्टर जो होगा, पहली एक्सरसाइज जो होगी उसके जो क्वेश्चन है आप कुछ ट्राई करिएगा। जो नहीं आएगा उसको आप ग्रुप में डिस्कस कर लीजिएगा, आप ग्रुप पर मैसेज कर दीजिएगा या कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, उसको हम करवा देंगे। अभी आप ज्यादा परेशान नहीं होइए, जब तक कि आप लाइन मतलब जनरल क्लास नहीं ले रहे हैं। उस तरीके से जितना पढ़ा रहे हैं उतना ही अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए सफिशियंट होगा। आप जो चीज पढ़ाया जा रहा है उसी को तैयार करिए, उसी का मतलब नोट्स बना लीजिए, क्योंकि अभी आप 2-4 महीने जब तक ये लॉकडाउन लगा हुआ है तब तक तो आप डायरेक्ट मिल नहीं पाएंगे। तो बाकी जो प्रॉब्लम होगी हम दोबारा जब मिलेंगे हम लोग तो उसको सॉल्व करेंगे। तो आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट करिए, इसके जो रिलेटेड क्वेश्चन हो एक्सरसाइज में उसको भी करिए। और आगे जो हम कल नेक्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ाएंगे वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, इसी रियल नंबर चैप्टर में है। अगला जो टॉपिक है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स की होगी, उस पर हम जो है डिस्कस करेंगे। बाकी पहली एक्सरसाइज में इतना ही था। पहली एक्सरसाइज में जो आपको बताना था वो यही था कि आपको एचसीएफ निकालना कैसे निकाला जाता है इम्प्लाइड डिवीजन लेमा का यूज करके, और उसकी हेल्प से डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तो